हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में वोकैब की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। और इस वोकैबुलरी में इडियम्स आते हैं, एक सब टॉपिक है मेजर। इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। हमने देखा 2025 में एक पर्टिकुलर वर्ड के अराउंड ग्रुपिंग करके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इडियम्स को कवर कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में। हमने इससे पहले बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स, इन सब से रिलेटेड पढ़ा है। आज हम वेदर एंड नेचर बेस्ड इडियम्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं सेशन। सो सबसे पहले हमारे स्टॉर्म एंड रेन से रिलेटेड इडियम्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टॉर्म इज कमिंग, मतलब कि तूफान आने वाला है ना। तो इसी से हमें इसका मीनिंग पता चल रहा है कि ट्रबल और डिफिकल्टीज अप्रोचिंग, है ना। कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। अ वार्निंग ऑफ हार्ड टाइम्स अहेड, तो आगे जाके मुश्किल समय आने वाला है, इसकी वार्निंग मतलब कि तूफान आने वाला है। स्टॉर्म इज कमिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय सीरियस एक्सप्रेशन अ स्टॉर्म इज कमिंग फॉर श्योर, तो उसके सीरियस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये कोई मुसीबत आने वाली है। एवरीवन इन द रूम सेंस द टेंशन राइजिंग, तो रूम में जितने भी लोग थे सबने क्या, सबको ये फील हुआ, सेंस उन्होंने किया कि टेंशन जो है बढ़ रहा है ना। जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी है, वो कहीं ना कहीं आने वाली है, बढ़ने वाली है। नेक्स्ट इज वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड सर्वाइव चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस विद रिजाइलेंस। तो वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान तो आया बट हमने उसको क्या, ओवरकम कर लिया। जो भी परेशानी थी उन उन पे हमने जीत पा ली, हमने उनका साहस से डटकर सामना किया, हमने सरवाइव कर लिया। जो भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे, जो भी मुसीबतें थी, जो भी टफ टाइम था, उसे हमने सरवाइव कर लिया, झेल लिया हमने, हम उसे पार कर गए। एग्जाम्पल है द फैमिली वेदर द फाइनेंशियल स्टॉर्म विद करेज। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्ग था, फाइनेंशियल, यानी पैसों से रिलेटेड मुसीबत थी और फैमिली ने क्या करा, उसे पार कर लिया साहस से, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय से, और एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर वन अनदर, एक दूसरे की सहायता करके, सपोर्ट करके एक दूसरे को। तो इस तरीके से उस फैमिली ने फाइनेंशियल स्टॉर्म जो है वो पार कर लिया। नेक्स्ट इज काम बिफोर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है डिसिप्लिनफुली पीसफुल पीरियड दैट प्रीसीड्स अ क्राइसिंग और चाउटिक इवेंट। तो ऐसा पीरियड जो, मतलब बोलते हैं ना, तूफान की पहले की खामोशी या तूफान की पहले की शांतता, उस टाइप से कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ना, कोई चायोटिक इवेंट होने वाला है या फिर कुछ क्राइसिस आने वाली है, और उससे पहले एक पीसफुल पीरियड होता है और वो डिसेप्टिव होता है। मतलब कि वो सच में पीस नहीं होती है, वो एक धोखा होता है। हमें लग रहा होता है सब सही है बट आगे जाके कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली होती है, उस टाइप में यह है इडियम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीथिंग वॉज अनयूजुअली क्वाइट इन द ऑफिस। तो ऑफिस में सब कुछ कैसा था, अनयूजुअली क्वाइट था, मतलब ऐसी क्वाइटनेस, ऐसी शांति थी वहां पे जो अनयूजुअल थी, कभी नहीं देखी जाती, ऐसी थी। द काम बिफोर द स्टॉर्म वॉज क्लियरली बिगिनिंग। तो जो स्टॉर्म से पहले की शांति थी वो क्लियरली दिख रही थी। ओके, नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है रेनिंग वेरी हेवीली, है ना। हमने एनिमल इडियम्स में भी देखे थे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वाला इडियम। तो यहाँ पे हमारी रिवीजन हो गई। ओके, तो इसका मतलब होता है बहुत जोर से बरसात आना। Example is it was raining cats and dogs during the terrible thunderstorm, making it possible to walk outside without getting completely drenched. तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से बाहर निकलना बिना भीगे, बिना ड्रेंच हुए, मतलब बिना गीला हुए बाहर निकलना असंभव था, इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज रेन ऑन यूर परेड। इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स हैप्पीनेस, मतलब किसी की खुशी बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना। सेलिब्रेशन और प्लान्स, या तो सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है ना, उसे बिगाड़ देना। बाय इंट्रोड्यूसिंग बैड न्यूज और निगेटिविटी। तो सपोज कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई हैप्पी मोमेंट है, किसी का कोई प्लान है, और उसमें हमने कोई बैड न्यूज बोल दी या फिर कोई निगेटिव बात कह दी, तो उसका हमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया, मतलब कि उसके परेड पे रेन पड़ गई, है ना। सपोज हम मार्च कर रहे, सोल्जर लोग परेड कर रहे हैं और बीच में बरसात हो जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है प्लान, उस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल इज आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर परेड। मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई प्लान बिगड़े, स्पॉइल हो, बट देयर इज बैड न्यूज कमिंग दैट यू नीड टू हियर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। बट कोई बैड न्यूज है जो तुम्हें जानना जरूरी है किसी भी डिसीजन, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाउड्स एंड स्काई रिलेटेड इडियम्स। ओके,
सो फर्स्ट इज अंडर द वेदर, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल, मतलब थोड़ा सा बीमार होना है ना, अच्छा नहीं लगना, इसको कहते हैं अंडर द वेदर। नॉट इन पीक फिजिकल कंडीशन, मतलब हमारी जो एकदम सही हेल्दी कंडीशन होती है, अच्छी सेहत होती है, उसमें हम नहीं होना। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, आई थिंक आई नीड टू रेस्ट एट होम एंड स्किप द मीटिंग। मुझे थोड़ा सा क्या बीमार जैसा लग रहा है और सिक फील हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और आज की जो मीटिंग है उसे स्किप कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज हेड इन द क्लाउड्स। इसका मतलब होता है डे ड्रीमिंग और नॉट पेइंग अटेंशन टू रियलिटी, बीइंग इम्प्रैक्टिकल। तो कोई होता है ना जो अपने ख्याली पुलाव बना रहा होता है, अपनी ख्यालों में खोया होता है, जो वास्तव में घट रहा है उसकी तरफ, रियलिटी की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है, या फिर वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होता है, कुछ भी पटान सी बातें करता है। उसका मतलब होता है उसका क्लाउड्स में उसका हेड है, यानी कि वो उसका दिमाग जो है सही जगह पर नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल इज स्टॉप हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। तो आपको क्या करना है, अपने हेड को क्लाउड्स में नहीं रखना है, इस चीज को स्टॉप करना है और अपने स्टडीज पे फोकस करना है। तो एग्जाम ओनली 2 वीक्स अवे, और अभी सीयूटी एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, सो आपको ये आप पे भी अप्लीकेबल होता है ये इडियम, कि आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियर स्काईज अहेड। इसका मतलब होता है अ ब्राइट फ्यूचर एंड गुड टाइम्स आर कमिंग, थिंग्स विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। तो जैसे हमने देखा कि स्टॉर्म जब आता है तो मुसीबत आती है, तो क्लियर स्काई का मतलब क्या हो गया कि बादल छट गए हैं, एकदम साफ मौसम है, अब हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट है, अच्छी चीजें आने वाली है, सब चीज ठीक होने वाली है। ठीक है। ये इसका अपोजिट इडियम हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल इज आफ्टर द टफ फाइनेंशियल ईयर क्लियर स्काईज आर अहेड फॉर द कंपनी, प्रॉफिट्स आर फाइनली राइजिंग। तो टफ फाइनेंशियल ईयर था, बहुत ज्यादा कंपनी को लॉस हुआ या फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, बट अब क्या हो गया, स्काइज क्लियर हो गई और अब कंपनी के प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे, राइज हो रहे। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इसका मतलब होता है होप एंड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। तो हर क्लाउड को एक सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब क्या कि कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, कोई ना कोई आशा की किरण या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर वहां पर होगी। ठीक है। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दो यू लॉस द जॉब, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यू विल फाइंड बेटर मोर फुलफिलिंग वर्क। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी जॉब चली गई, बट स्टिल हर मुश्किल समय में एक अच्छी चीज होती है, तो आपको इससे भी बेटर और बहुत मोर फुलफिलिंग वर्क वाली जॉब जल्दी ही मिलेगी, है ना। ऐसा काम मिलेगा आपको जो इससे बेटर हो और आपकी जो जरूरत है वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉर्म क्लाउड ऑन दी होरिजन। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम और डेंजर इज अप्रोचिंग। सेम है ये कि मतलब हॉरिजिन पे कोई ना कोई स्टॉर्म क्लाउड है, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या डेंजर आ रही है, और वार्निंग साइन ऑफ ट्रबल है, यानी आगे जाके मुसीबत है, इसका वार्निंग हमें मिल रही है। सेम है, हमने जो स्टॉर्म से रिलेटेड, मतलब आप ये समझ लो कि स्टॉर्म से रिलेटेड जितने भी इडियम्स होंगे उनका मीनिंग कुछ ना कुछ ट्रबल डिफिकल्टी से रिलेटेड होगा, है ना, नेगेटिव मीनिंग होगा। और example is there is a storm cloud on the horizon for the economy, we must prepare ourselves thoroughly। तो इकोनॉमी पे क्या एक घने बादल बैठे हैं एक तरीके से, मतलब कि बुरा समय आने वाला है, कोई ना कोई खतरा आने वाला है, सो हमें क्या करना है, अभी से प्रिपेयर करना है ना। हो सकता है आगे जाके बहुत तेजी आ जाए, तो हमें सेविंग्स रखनी है इनफ, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा सप्लाई कम हो जाए चीजों का, तो हमें स्टॉक करके रखना है उस हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट इज विंड एंड लाइटनिंग इडियम्स। अब विंड और लाइटनिंग मीन्स जो बिजलियां होती है ना, उससे रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं, हवा और बिजलियों से रिलेटेड। फर्स्ट इज ब्लो ऑफ स्टीम। इसका मतलब होता है टू रिलीज बिल्ट अप स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंगर इन अ हार्मलेस वे, ऑफन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। सपोज हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्टअप हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बन गई है, बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है, तो अब हम उसे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हार्मलेस वे में, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसे रिलीज कर रहे हैं। कैसे? ऑफन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, लाइक कोई बहुत एक्सरसाइज कर लिया है ना, एक्सरसाइज के थ्रू पूरा अपना मन शांत कर लिया किसी ने, तो वो क्या कर रहा है, अपनी स्टीम जो है ब्लो ऑफ कर रहा है। इसी इडियम का ये मीनिंग है। ओके। एग्जांपल इज आफ्टर द हीटेड आर्गुमेंट शी वेंट फॉर अ लॉन्ग रन टू ब्लो ऑफ सम स्टीम एंड काम हर्सेल्फ डाउन। तो क्या हुआ, बहुत आर्गुमेंट हो गई है ना, बहुत ही तू तू मैं हो गई, तो उसके बाद उसने क्या करी, वो लंबी एक रन पे चली गई, है ना, वो जॉगिंग करने चली गई, ताकि वो क्या, खुद की कुछ स्टीम ब्लो ऑफ कर सके और अपने आप को काम डाउन कर सके। ठीक है, शांत हो सके।
नेक्स्ट इज विंड डाउन। इसका मतलब होता है टू रिलैक्स, स्लो डाउन और ग्रेजुअली रिड्यूस एक्टिविटी आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटेंस एफर्ट। मतलब कि थोड़ा रुक जाना, ठहर जाना, रिलैक्स कर जाना। कोई चीज हमने बहुत इंटेंस एफर्ट के साथ की है, उसके बाद एक पीरियड आता है ना जब हम थोड़ी सी एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं। जैसे अभी आप सीयूटी के एग्जाम में बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत पढ़ाई करोगे, जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपनी जो स्टडी रिलेटेड जो इंटेंस एक्टिविटी जो अभी चल रही है उसे क्या कर दोगे, स्लो डाउन कर दोगे, है ना। थोड़ा सा आप फन एक्टिविटीज, कहीं घूमने जाना, इन सब पे फोकस करोगे। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स विंड डाउन विद अ वार्म कप ऑफ टी आफ्टर द एग्जॉस्टिंग बिजी डे ऑफ वर्क एंड मीटिंग्स। तो दिन कैसा था, बहुत ज्यादा बिजी था, बहुत सारा वर्क हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत ज्यादा हम थक गए। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, एक गरम चाय की प्याली के साथ थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इज गॉन विद द वाइन। इसका मतलब होता है टू हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और वैनिश्ड। इसका मतलब कि पूरी तरीके से गायब हो जाना। ऑफन रिफरिंग टू मनी, अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप। ये मनी यानी कि पैसा, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, या फिर रिलेशनशिप्स, इनके कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है ना। मतलब मनी पूरा सा गायब हो गया तो वो क्या, हवा के साथ चला गया। अपॉर्चुनिटीज चली गई, रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा संबंध था, वो भी गायब सा हो गया, इस टाइप से। एग्जाम्पल, ऑल माई हार्ड अर्न सेविंग्स आर गॉन विद द वाइन आफ्टर द रिस्की इन्वेस्टमेंट फाइनली फेल्ड। तो मेरी जितनी भी हार्ड अर्न सेविंग्स थी है ना, मैंने बहुत मुश्किल से जितनी भी सेविंग्स की थी वो सब क्या, गायब हो गई जब वो रिस्की इन्वेस्टमेंट जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो काफी रिस्की था और वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो सारी इन्वेस्टमेंट गायब हो गई। नेक्स्ट इज लाइटनिंग स्पीड। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली फास्ट, है ना, बिजली की स्पीड से, एकदम तेजी से। अकम्प्लिश्ड विद रिमार्केबल क्विकनेस एंड इफिशियंसी। तो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा क्विक है, बहुत ज्यादा इफिशियंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी है। Example is he solved the difficult math problem at lightning speed, leaving his classmates completely amazed and speechless. तो उसने वो डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम क्या बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया, इससे उसके क्लासमेट्स क्या सब अमेज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और स्पीचलेस हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई। नेक्स्ट इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है सडन, कंप्लीट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज दैट कम्स एज अ शॉक टू एवरीवन। एक अचानक से कोई न्यूज आ जाती है ना, या फिर कुछ हो जाता है जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, किसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो जो सबको शॉक कर दे, ऐसी चीज मतलब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जो बहुत ही रेयरली होती है। एग्जाम्पल इज ही सडन रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, नोबडी सॉ इट कमिंग। तो उसका सडन रेजिग्नेशन कैसा था, एक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए, मतलब कि काफी शॉकिंग सा था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा कि वो रिजाइन करेगा। तो इसके पहले हमने कलर बेस्ड सेशन रखे थे जिसमें हमने कलर बेस्ड इडियम्स को डिस्कस किया था। सो ब्लू कलर के इडियम्स में हमने ये इडियम पढ़ा था और यहाँ पे देखिए हमारी रिवीजन हो गई। इस तरीके से हम वोकैब को कनेक्ट करते चले तो ऑब्वियसली हमारी काफी सारे न्यू वर्ड्स भी हम लर्न कर लेंगे, न्यू चीजें भी लर्न कर लेंगे और ओल्ड चीजें भी रिवाइज होती रहेगी हमारी। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट सन एंड मून बेस्ड इडियम्स। तो हम अब सन से रिलेटेड एंड मून से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं। सन रिलेटेड टू इडियम्स है। फर्स्ट इज सनी डिस्पोजिशन। इसका मतलब होता है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी बहुत ही चीयरफुल हो, है ना, बहुत ही हंसी खुशी वाली हो और बहुत ही पॉजिटिव सोच रखता हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, है ना। समवन हु ऑलवेज सीम्स ब्राइट एंड स्माइलिंग, जो सूरज की तरह हमेशा ब्राइट हो, चमकता हो, है ना, हमेशा खुश हो, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल हो, एक चीयरफुलनेस, एक खुशी हो, ऐसा पर्सन। एग्जाम्पल इज सी हैज अ सनी डिस्पोजिशन दैट ब्राइटन्स अप एवरीवन्स डे। तो उसका कैसा नेचर है, सनी डिस्पोजिशन है, मतलब एक सन वाला ग्लो है जो हर एक का डे जो है ब्राइट कर देता है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स गेट। तो उसके प्रेजेंस से सबका दिन जो है खिल जाता है, चाहे कितनी भी मुश्किल वहां पे क्यों ना हो। नेक्स्ट इज गोल्डन आवर। इसका मतलब होता है द मैजिकल वार्म लीट पीरियड जस्ट आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट। तो वो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हम हिंदी में, यानी कि मतलब ऐसा पीरियड जो सनराइज यानी सूर्योदय से ठीक पहले हो या सनसेट के सॉरी सूर्योदय के ठीक बाद हो। मतलब सब कुछ आप देखते हो गोल्डन सा स्काई हो जाता है ना जैसे ही सूर्य उगता है। और सनसेट मतलब कि सनसेट से ठीक पहले जैसे ही सूरज डूबने वाला हो, आपने देखा होगा स्काई बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाता है, तो वही गोल्डन आवर होता है ना। जो सूरज उगने के बाद हो, 1 घंटे का समय आप कह सकते हो, या सूरज डूबने से जस्ट पहले का हो, है ना।
तो ये तो एक इसका लिटरल मीनिंग हो गया, और मेटाफोरिकली ये एक ऐसा कहा जाता है कि जो आइडियल टाइम हो किसी चीज के लिए, है ना, इतना सही समय जो बोलते हैं ना, ये इस चीज को करने का बिल्कुल सही समय, वो होता है गोल्डन आवर। Example is photographers love the golden hour at sunset for portraits. The light is perfectly soft and warm. तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग वाला एग्जाम्पल गिवन है कि फोटोग्राफर्स को क्या, जो सनसेट के पहले का जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत पसंद है, क्योंकि लाइट बहुत परफेक्ट होती है उस टाइम पे और फोटोज बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट इज मून और रेनबो रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। ओके, ये भी हमने ब्लू कलर वाले इडियम से पढ़ा था। सो यहाँ पे रिवीजन हो रही है कि जो चीज बहुत ही रेयरली हो, ऑलमोस्ट कभी ना हो, इस टाइप से बहुत ही स्पेसिफिक ओकेशन पे जो अक्यूर होती हो ऐसी चीज। ओके, एग्जांपल इज आई विजिट दैट ओल्ड रेस्टोरेंट वंस इन अ ब्लू मून, दिस डेज मे बी ट्वाइस अ ईयर एट मोस्ट। तो वो जो ओल्ड रेस्टोरेंट है ना, उसमें मैं बस रेयरली जाती हूँ, शायद साल में 2 बार जाती होगी, है ना, इस टाइप से बहुत ही कम बार जाती हूँ। रीच फॉर द मून, इसका मतलब टू एम वेरी हाई एंड इंस्पायर टू ग्रेट अचीवमेंट्स, मतलब कि बहुत ऊंचा सोचना, बहुत बड़ा एम रखना। भाई मुझे डीयू में ही जाना है, ऐसा बड़ा एम रखो आप अपना, तभी आप सीयूटी में उस लेवल का मार्क, उस लेवल का स्कोर अचीव कर पाओगे, कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, है ना। तो हाई एम करना, कुछ बड़ा अचीव करने का रखना, एम्बिशियस होना और बड़े गोल सेट करना, है ना, इसका मतलब होता है चांद की पहुंच रखना, यानी चांद के बारे में सोचना। डोंट सेटल फॉर मेडियोक्रिटी, मतलब कि एवरेज एवरेज मत रह जाओ, है ना। रीच फॉर द मनी इन योर करियर एंड बिलीव इन योर पोटेंशियल, तो अपने करियर में बड़ी चीज के बारे में सोचो और अपने पोटेंशियल पर बिलीव करो। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पोटेंशियल पर बिलीव करना। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये अपने अंदर ये चीज रखना, ठीक है। pot of gold at the end of the rainbow, a valuable reward of precious gold that awaits after great effort or difficulty। तो बोलते ना अंत में सब अच्छा होना, यानी कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो, बट उसके एंड में आपको क्या, एक वैल्यूएबल रिवार्ड मिलेगा, एक प्रीशियस गिफ्ट मिलेगा, है ना, जो आपकी राह देख रहा होगा। भले ही अभी आपको बहुत स्टडी करनी पड़ रही है, बट जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, आपका एक करियर सेट हो जाएगा, उसका फाउंडेशन वहां पे रखा जाएगा, तो आपको क्या वहां पे रेनबो के एंड पे एक गोल्ड का घड़ा यानी पॉट मिल जाएगा, है ना, सोने का घड़ा। एग्जाम्पल इज ट्रू सक्सेस इज द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ रेनबो। तो ट्रू सक्सेस किस तरह है, रेनबो के एंड में रखा हुआ गोल्ड के पॉट की तरह। इट टेक्स पेशेंस एफर्ट एंड बिलीव, तो इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, संयम होना चाहिए, एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट की नीड है ना, लगातार आपको प्रयास करना है, और बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने गोल में बिलीव करना है कि हाँ ये हमें करना ही है, ये होकर ही रहेगा। नेक्स्ट सीजन से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं। स्प्रिंग है, समर है और ऑटम है। स्प्रिंग इटर्नल, इट मीन्स होप ऑलवेज एग्जिस्ट एंड ऑप्टिमिज्म परसिस्ट नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अराइज। तो स्प्रिंग इटर्नल मतलब कि इटर्नल मीन्स समथिंग विच इज परमानेंट, विच इज नॉट टेम्पररी। तो स्प्रिंग आप सबको पता है, बसंत, बसंत जो सीजन होता है वो क्या होप लाता है, सब फूल पत्तियां नई नई खिलती है। तो क्या हर सिचुएशन, कैसी भी टाइप की सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, होप जो है हमेशा रहती है, पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी। स्प्रिंग इटर्नल इन द वुमन आर्ट, इवन आफ्टर ग्रेटेस्ट सेटबैक्स द ह्यूमन स्पिरिट फाइंड्स अ वे टू राइज अगेन, नेवर लॉस होप कंप्लीटली। तो ह्यूमन आर्ट में क्या है, स्प्रिंग है इंटरनल वाला, क्योंकि कभी कितना भी बड़ा सेटबैक क्यों ना हो, ह्यूमन स्पिरिट जो है वो हमेशा ट्राई करती है कि वो फिर से खड़ी हो और अपनी होप कंप्लीटली कभी लॉस ना करे, है ना, कभी खोए ना। नेक्स्ट इज डॉग डेज ऑफ समर, ये हमने शायद डॉग एनिमल बेस्ड में डॉग वाले स्लाइड में पढ़ा था कि ऐसे डे जो समर के दिन जो बहुत हॉटेस्ट हो, मोस्ट अनकंफर्टेबल डे हो, है ना, स्लोएस्ट एंड मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीरियड, मतलब जो बहुत ही धीरे समय गुजर रहा हो, बहुत ही सुस्ती वाला समय हो, बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, प्रोडक्टिव ना हो रहा हो, इस टाइप का। द डॉग डेज ऑफ समर है अराइव्ड, इट्स फार टू हॉट एंड ह्यूमिड टू कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड स्टडी इफेक्टिवली। तो अभी कैसे मई का मंथ में कैसा होता है कि डॉग डेज ऑफ समर होते हैं ना, बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बिल्कुल भी वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम, स्टडी बिल्कुल अच्छे से नहीं होती है, उस टाइप के डेज। नेक्स्ट इज फॉल फॉर समवन, it means to become deeply and romantically attracted to another person, to develop strong romantic feelings, है ना, किसी के प्यार में गिर जाना, उस टाइप का इडियम है। she completely fell for him after just their very first meaningful conversation together, it was
इंस्टेंटेनियस एंड अनमिस्टेकेबल। सो वो क्या, उनकी पहली जो कन्वर्जेशन हुई थी, मीनिंगफुल कन्वर्जेशन थी, उसके तुरंत बाद ही उसको उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई, और वो काफी इंस्टेंट था, है ना, काफी ऑन द स्पॉट, मतलब पहली नजर वाला था, और बिल्कुल भी कोई शक नहीं थी, दो राय नहीं थी, कोई मिस्टेक हो ऐसा नहीं लग रहा था, इस टाइप का वो सीन था वहां पे। ऑटम ईयर्स, इसका मतलब होता है द लेटर मोर रिफ्लेक्टिव पार्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ, ओल्ड एज व्यू विद डिग्निटी एंड नॉस्टैल्जिया। सो जो हमारे लाइफ के, किसी इंसान के लाइफ के आखिरी का समय होता है ना, जहाँ पे उसकी थोड़ी सी एज हो जाती है और वो एक सम्माननीय व्यक्ति बन जाता है, वो अपनी अभी तक की जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है, पुराने समय को याद कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं ऑटम ईयर्स। एग्जाम्पल इज इन हिज ऑटम ईयर्स ही फाइनली एंजॉयड द फ्रीडम टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड परस्यू हिज पैशन। तो अपने ऑटम ईयर्स में, अपने आखिरी समय में उसने क्या किया, फाइनली अपनी फ्रीडम एंजॉय की, पूरी दुनिया घूमी और अपने पैशन को पूरा किया। ओके, नेक्स्ट आइज विंटर इडियम्स। विंटर रिलेटेड देख लेते हैं। डेड ऑफ विंटर, इसका मतलब होता है द कोल्डेस्ट डार्केस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ विंटर। मतलब कि विंटर के जो सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे वाले, है ना, सबसे लंबी रात वाला, सबसे मुश्किल वाला जो समय होता है ना, इसका मेटाफोरिकली अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है द मोस्ट सेवर फेज ऑफ हार्डशिप, यानी जो मुश्किल समय होता है उसका जब सबसे बुरा समय होता है ना, मुश्किल का भी सबसे बुरा समय, वो होता है डेड ऑफ विंटर। द डेड ऑफ विंटर ऑलवेज फील डिप्रेसिंग, द डेज आर शॉर्ट, द वेदर इज फ्रीजिंग एंड द एनर्जी इज लो। यहाँ पे लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है कि जो विंटर का जो सबसे कोल्डेस्ट डार्केस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है वो हमेशा डिप्रेसिंग सा होता है ना, दिन छोटे हैं, रात लंबी होती है, वेदर मतलब बहुत ज्यादा फ्रीजिंग सा होता है ना, बहुत टेम्परेचर गिर जाता है और एनर्जी लो हो जाती है, कुछ करे नहीं जाते, हाथ भी आप देखे होगे फ्रीज से हो जाते हैं ना, हमें अगर कुछ राइटिंग वर्क करना होता है हमसे लिखा नहीं जाता, उस टाइप से। फ्रीजिंग कोल्ड, अगेन एक्सट्रीमली कोल्ड, आइसी कंडीशंस जो अनबियरेबल हो, है ना। तो जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग कोल्ड था कल, टेम्परेचर ड्रॉप वेल बिलो जीरो, तो जीरो से नीचे हो गया था, निगेटिव में चला गया था, एंड द पाइप्स इन द हाउस नियरली बर्स्ट, तो जो हाउस के पाइप्स थे वो बिल्कुल फट से गए थे ना, उनमें का पानी पूरा फ्रीज सा हो गया था। स्नो बॉल्स चांस इन हेल, इसका मतलब होता है नो चांस व्हाटसएवर। अब हेल इन्हें नरक, नरक में क्या होता है, आपने सुना होगा कि गरम तेल की कढ़ाई होती है ना, मेरे पापू का हमें वहां पे दंड भुगतना होता है। तो हेल में क्या है, एक ये फायरी प्लेस है, ने हॉट प्लेस है। अब उसमें स्नोबॉल कैसे मिलेगा, कोई चांस है नहीं है। तो वही इसका मीनिंग है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, समथिंग दैट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अचीव, जो हो ही नहीं सकता। देयर इज अ स्नोबॉल चांस इन हेल, he will pass the exam without studying in a single page, it's simply not going to happen। तो उसने एक पेज भी नहीं पढ़ा, सिंगल पेज भी नहीं पढ़ा, और वो पास हो जाए एग्जाम, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या है, स्नोबॉल चांस है हेल में का। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, इंपॉर्टेंट इडियम है, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन इन एन ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन टू ओवरकम इनिशियल टेंशन। तो अगर आप कहीं गए हो, है ना, और आप अनजान लोगों में हो और वहां पे एक चुप्पी सी होती है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है, बट अगर फिर हम हाय हेलो करना स्टार्ट करें तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक द आइस कर रहे हैं, मतलब कि इनिशिएट कर रहे हैं कन्वर्सेशन। तो वही उसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हुआ ये इडियम है। इसका एग्जांपल है, शी ब्रोक द आइस विद अ परफेक्टली टाइम फनी जोक एट द पार्टी। तो उसने क्या करा, एक फनी जोक मारा, एकदम टाइमिंग उसकी परफेक्ट थी, उससे क्या हो गया, आइस ब्रेक हो गया, एंड इंस्टेंटली मेकिंग एवरीवन फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। तो सब हंसने लगे और सबको रिलैक्स और कंफर्टेबल फील हुआ। कोल्ड शोल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है टू डिलिबरेटली इग्नोर समवन और ट्रीट देम इन एन अनफ्रेंडली डिसमिसिव मैनर एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और डिसअप्रूवल। तो किसी को इग्नोर करना या फिर किसी को अनफ्रेंडली वे में ट्रीट करना, है ना, हर बार की नहीं, किसी की बात काट देना, किसी का ओपिनियन डिस्कार्ड कर देना, या फिर किसी, मतलब हमें अगर कोई पसंद नहीं है तो हमारा बिहेवियर उसके साथ कैसा होगा, कोल्ड शोल्डर होगा ऐसे। एग्जाम्पल इज, आफ्टर द heated argument she gave him the cold shoulder for several days। तो आर्ग्यूमेंट के बाद उसने क्या किया, उसे कोल्ड शोल्डर दिया। रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और स्पीक टू हिम, तो ना ही उसने उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया, ना ही उससे बात की, इस टाइप से उसे रूखा रूखा व्यवहार किया। नाउ प्लांट एंड वेजिटेशन से रिलेटेड इडियम्स हम क्विकली देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज इन फुल ब्लूम, इसका मतलब होता है पीक परफॉर्मेंस, एट वेरी बेस्ट और फ्लोरिशिंग टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। जब कोई चीज एकदम पीक पे हो, है ना, फुल ब्लूम मतलब एकदम बेस्ट हो,
अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे हो, उसका मतलब होता है वो फुल ब्लूम में है। द गार्डन इज इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के समय में गार्डन कैसा है, फुल ब्लूम में है, यानी पूरा सब तरफ हरियाली छाई हुई है, सब कुछ खिला हुआ है। एवरी फ्लावर ओपन्स अप ब्यूटीफुली फिलिंग द एयर विद फ्रेगनेंस एंड कलर। सब महक और कलर से पूरा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो भरा हुआ है। वीड आउट, इसका मतलब होता है टू सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई एंड रिमूव अनडिजायरेबल, इनएफिशिएंट और हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप और सिस्टम। तो जैसे आपको पता होगा, अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके आजू बाजू अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर लेते हैं, उसे हम वीड कहते हैं ना। घास उग जाएगी या कुछ उग जाएगा, उसे हमें निकालना होता है, वरना वो जो हमारा मेन प्लांट है उसका हार्म करता है। तो किसी सिस्टम में से कोई अनडिजायरेबल, अनवांटेड चीज हो जो उस चीज को हार्म कर रही है, उसको निकालना, इसका मतलब होता है वीड आउट। The company carefully weeded out inefficient processes during the major restructuring, leading to significantly improved productivity. तो कंपनी ने क्या की, रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान इनएफिशिएंट प्रोसेसेस जो थी उन्हें हटा दिया, ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो वो इम्प्रूव हो सके। ओके, नेक्स्ट इज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। ये आपने पढ़ा होगा कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा होता है ना। तो अदर्स पीपल ओपिनियन और सिचुएशन ऑलवेज सीम बेटर देन योर ओन। तो दूसरे की घास ज्यादा ग्रीन लगती है हमें, है ना। दूसरों की ऑप्शन जो है, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है, वो हमें हमारे से बेटर लगती है। अ टेंडेंसी टू आइडियलाइज व्हाट यू डोंट हैव। हमारे पास जो नहीं होता और दूसरे के पास जो होता है, हम उसे क्या करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, अरे भाई इसका तो सही है, इसके पास तो ये है, इस टाइप से। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू ऑलवेज सीम टू व्हाट यू करंटली डोंट पोजेस। तो आपके पास जो नहीं होता है और आपको जो वो चीज आपको चाहिए होती है ना, तो दूसरों की साइड में हमेशा ग्रास ग्रीनर होती है। पुशिंग अप डेजीज, इसका मतलब होता है डार्क ह्यूमरस इडियम मीनिंग डेड और नो लॉन्गर लिविंग, बरीड इन द ग्राउंड। ये थोड़ा सा डबल मीनिंग टाइप इडियम है। पुशिंग अप डेजीज का मतलब होता है जो मर चुका है, जो अब नहीं है ना, जिसे दफना दिया गया हो। एग्जाम्पल इज, if he doesn't stop his reckless lifestyle, he will be pushing up daisies far sooner than anyone expects. तो उसने अगर अपनी जो रेकलेस लाइफस्टाइल है ना, एडवेंचरस लाइफस्टाइल है, अगर उसने उसे रोका नहीं, तो वो बहुत जल्दी क्या गुजर जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा। जिसने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतनी जल्दी वो चल पड़ बसेगा। इस टाइप से ये इडियम है। अब हम क्विकली अर्थ, रॉक और वाटर रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं, इसके बाद हमारे सारे वेदर और नेचर से रिलेटेड इडियम्स कवर हो जाएंगे। सो रॉक सॉलिड, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टेबल, डिपेंडेबल और रिलायबल, समथिंग एंड और समवन दैट विल नेवर फाल्टर अंडर प्रेशर। तो ऐसी चीज जो बहुत ही स्टेबल हो, जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं ना, और वो कभी भी प्रेशर के अंदर अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे, कभी बदलेगा नहीं, ऐसा पर्सन। इसका एग्जाम्पल है, अवर फ्रेंडशिप इज रॉक सॉलिड इवन आफ्टर मेनी इयर्स अपार्ट। तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे रॉक सॉलिड है, इतने सालों के बाद भी। डिस्टेंस हैज ओनली मेड इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिसाइलेंट। तो दूरी ने क्या करा, इसे और स्ट्रॉन्ग ही बनाया है और मजबूत बनाया है। तो हमारी दोस्ती में कभी किसी बाहर की चीज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माउंटेन टू क्लाइंब, मतलब कि अ ह्यूज सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंज और एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट गोल दैट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट टू अचीव। मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा बहुत ही हार्ड डिफिकल्ट वर्क, जो बहुत ज्यादा एफर्ट लेगा, है ना, बहुत ही ह्यूज वर्क। एग्जाम्पल इज गेटिंग दैट coveted promotion is a really mountain to climb for anyone in the highly competitive workplace environment। तो वो प्रमोशन पाना कैसा, एक पहाड़ चढ़ने जैसा था, इतने कॉम्पिटिटिव वर्कप्लेस एनवायरमेंट में। ठीक है। अपहिल बैटल, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट स्ट्रगल और चैलेंज फाइट दैट रिक्वायर्स परसिस्टेंट सस्टेन एफर्ट अगेंस्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। तो अपहिल बैटल का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रगल जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, चैलेंजिंग फाइट हो, जिसे कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट हो, है ना, हमें कंटिन्यूस मेहनत करना है। इसका एग्जांपल है चेंजिंग डीपली इंग्रेन्ड पीपल्स माइंड अबाउट क्लाइमेट चेंज इज एन अपहिल बैटल दैट रिक्वायर्स पेशेंस एंड एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स। तो ऐसे लोगों उनकी जिनके दिमाग में बैठा है, उन्हें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना, उनका क्लाइमेट के प्रति उनके जो ओपिनियंस है उनको चेंज करने के लिए क्या अपहिल बैटल के जैसा है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी और ऐसे आर्गुमेंट्स करना होगा जो एविडेंस बेस हो, है ना, हमारे पास प्रूफ हो, तभी वो ऐसे लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब होता है पास्ट इवेंट्स और ग्रीवेंस दैट आर नाउ ओवर एंड शुड नो लॉन्गर अफेक्ट द प्रेजेंट, अ कॉल टू मूव फॉरवर्ड। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कोई ऐसी पिछली पुरानी बात जो अब खत्म हो चुकी है और अब उससे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब कि
अब ब्रिज बन चुका है ना, हम अब पार कर सकते हैं पानी को, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस टाइप से। इसका एग्जाम्पल है व्हाट हैपेंड बिटवीन अस इज वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। जो हमारे बीच हुआ वो क्या, अब ब्रिज के नीचे का पानी है, अब हमें उसे भूल जाना चाहिए। लेट्स मूव ऑन, फोकस ऑन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। तो आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा भविष्य बनाते हैं। लास्ट इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसका मतलब होता है caught in a situation where all available choices are equally difficult, unpleasant और problematic। मतलब दो ऐसे ऑप्शन के बीच फंस जाना जहां दोनों ही ऑप्शंस बुरे हैं, बेकार है ना। तो रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में फंस जाना, दो बुरी ऑप्शंस के बीच में फंस जाना। एग्जाम्पल इज आई एम कंप्लीटली बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस रिगार्डिंग दिस क्रिटिकल करियर डिसीजन। तो मैं क्या पूरी तरीके से रॉक और हार्ड प्लेस में हूँ जहां पे मुझे एक क्रिटिकल करियर डिसीजन लेना है। बोथ ऑप्शंस कैरी सीरियस रिस्क। दोनों ऑप्शन में क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो अब मैं क्या करूं, मतलब ऐसी चीज में फंस गया हूँ कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस में बहुत ज्यादा रिस्क है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सो दीज वेयर ऑल द इडियम्स। आई होप आपने, आपको बहुत से पता होंगे, वो आपके रिवाइज हो गए होंगे, कुछ आपने न्यू पढ़े होंगे। और अगर इनमें से कोई एक भी इडियम आपको पेपर में देखने मिलता है तो फॉर श्योर 5 मार्क्स आप वहां गेन करते हो। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।